मोहन सिंह स्मृति ट्रस्ट और रजा फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित इस परिचर्चा में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। विजय मोहन सिंह स्मृति ट्रस्ट पिछले कई वर्षों से हिंदी में लिखी जाने वाली कहानियों को, खासकर नवोदित लेखकों को सम्मानित करता रहा है। उसी कड़ी में आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह कार्यक्रम 2 चरणों में है। पहला चरण जहाँ यह सम्मान दिया जाएगा और दूसरे चरण में हम परिचर्चा में शामिल होंगे। परिचर्चा का विषय कथा साहित्य में वैश्विक विमर्श। हम सब लोग ये जानते हैं कि जिस दौर में हम रह रहे हैं, इस दौर में हम अकेले नहीं रह सकते। मतलब कि दुनिया की हलचलों से हम जो है कट कर नहीं रह सकते। और अगर मनुष्य उससे कट कर नहीं रह सकता तो क्या साहित्य रह सकता है या नहीं। दूसरा कि इस दौर में जो हमारी बातचीत है या जो हमारा साहित्य है या जो हमारा इतिहास बोध है, इन सब के रेफरेंसेस हमारे कहां से आ रहे हैं। दूसरा कि पूरी दुनिया में युद्ध, उन्माद, पूंजीवाद का एक अलग से तंत्र, पूरी दुनिया में जो है एक नई तरह की शक्तियां, जहां संस्थाएं खत्म हो रही हैं, पूरी दुनिया में जहां पोस्ट ट्रुथ की बात हो रही है, यह सब कुछ जो पूरी दुनिया में घटित हो रहा है, क्या इसको साहित्य भी रिफ्लेक्ट कर रहा है? अगर हम वाकई में ग्लोबलाइजेशन के दौर में हैं या दुनिया एक ग्राम है तो मुझे लगता है कि आज की इस विचार गोष्ठी में इन सब आयामों पर बातचीत होगी और इन सब पर बातचीत करने के लिए कई विद्वान हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं। तो इस कड़ी में मैं सबसे पहले प्रोफेसर अपूर्वानंद जी को जो है डायस पर आमंत्रित करता हूँ। सर प्लीज डायस पर आए। अपूर्वानंद जी। इसके साथ ही मैं जो है प्रवीण कुमार जी को जो है डायस पर आमंत्रित करता हूँ। प्रवीण कुमार जी। इसके साथ ही मैं वैभव सिंह जी को जो है डायस पर आमंत्रित करता हूँ। वैभव सिंह। हमारे एक वक्ता अशोक पांडे भी हैं जो शायद कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, वो अपने समय पर पहुंचेंगे। अब इस परिचर्चा की और इस आयोजन की औपचारिक शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं यहाँ मौजूद वर्तुल भैया से आग्रह करता हूं कि वो हमारे अतिथि आज के मुख्य और अध्यक्ष अपूर्वानंद जी का जो है पुष्पगुच्छों के जरिए स्वागत करें। तालियां थोड़ा सा। अब मैं अविचल भाई से जो है वह निवेदन करता हूं कि वो जो है वैभव सिंह जी का स्वागत करें। अर्चना त्रिपाठी जी से निवेदन है कि वो हमारे बीच में मौजूद जो है प्रवीण जी का स्वागत करें। अर्चना त्रिपाठी जी। अर्चना त्रिपाठी जी कहाँ है? कोई और करते हैं। आ गए। अच्छा, हमारे सभागार में कई वरिष्ठ विद्वान और जिनसे हम लोग लगातार सीखते आए हैं वह सब भी बैठे हैं। तो मैं वर्तुल भाई से आग्रह करूंगा कि वो ममता जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। अशोक वाजपेयी जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। और प्रयाग शुक्ल जी का। और ओम थानवी जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। और वर्तुल भाई से आग्रह करूंगा कि वो वासंती रमन जी का जो है पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें।
अब मैं अविचल गौतम जी को आमंत्रित करता हूं कि वह इस ट्रस्ट की रूपरेखा और आज सम्मानित होने वाले हमारे लेखक का परिचय और प्रशस्ति पत्र का वाचन करें जो सम्मान दिया जाना है। अविचल गौतम। सम्मानित लेखक के परिजन है, वो नहीं है। हाँ, ओमान में। ओमान साहित्य प्रेमी सबको मेरा नमस्कार। डॉक्टर विजय मोहन सिंह के नाम से मुझे लगता है सब लोग वाकिफ होंगे। उनके विषय में कुछ कहना या कुछ बात करना मुझे लगता है कि फिलहाल अभी हम सब उनसे परिचित हैं तो आवश्यक नहीं है, लेकिन उनके न रहने पर जो एक रिक्ति साहित्य जगत में हुई और उनकी स्मृतियों को बनाए रखने के लिए हम लोगों ने सोचा कि क्या किया जा सकता है। तो एक ट्रस्ट का गठन किया गया 2015 में, जब नहीं रहे वो, और एक उद्देश्य ये रखा गया कि कथा साहित्य में जो नवोदित रचनाकार हैं, जिनमें बहुत सारी संभावनाएं दिखाई देती हैं, ऐसे रचनाकारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हम एक युवा कथा सम्मान देना हमें चाहिए। और उसी के कह सकते हैं कि उसी प्रेरणा को आधार बनाते हुए आज हमें खुशी हो रही है बताते हुए कि अब 6 वर्ष हो चुके हैं और यह कथा सम्मान का जो आयोजन है, ये 6वां आयोजन है। हम आज अपने 6वें युवा रचनाकार को, कथाकार को सम्मानित करेंगे। इस बार हमारे निर्णायक मंडल में थोड़ा सा परिचय दे दूं। ममता कालिया मैम सब लोग परिचित हैं, वो निर्णायक मंडल के अध्यक्ष थीं। श्री अशोक कुमार पांडे जी उसमें सदस्य थे और हमारे युवा कथाकार प्रवीण कुमार जी। तो आप लोगों की अनुशंसा के आधार पे इस बार जो विजय मोहन सिंह स्मृति युवा कथा सम्मान 2022 है, वो श्री अनक शर्मा को दिया जाना सुनिश्चित है। अनक शर्मा मूलतः उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर के हैं और आजकल वो ओमान एक देश है, वहाँ मस्कट जगह है, वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। अनेक कहानियाँ उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, कहानी संग्रह हैं। कुछ का नाम मैं लेना चाहता हूँ। इन दरख्तों से खून टपकता है, चीनी मिट्टी रेशम पानी, चांद की पेशानी पे दाग है, नक्श फरियादी है, लिखते हुए कुछ ख्वाब से, बेगम एक हुकूमत की ओर ब्लैक क्वीन, शाह बलूत का पत्ता। ये कुछ कहानियाँ हैं, कुछ कहानी संग्रह हैं। राजकमल से धूप की मुंडेर, आवाज़ें कांपती रहीं, अभी राजकमल से 2022 में प्रकाशित हुआ। इसी को लक्ष्य करके हमने इनको पुरस्कृत किया गया है। अनक शर्मा अनेक जगह पे कहानी पाठ कर चुके हैं और आज युवा कथा जगत में एक जाना माना नाम है। तो मैं डॉक्टर विजय मोहन सिंह स्मृति युवा कथा पुरस्कार श्री अनक शर्मा, आपके सृजनात्मक कथा लेखन ने हिंदी कथा साहित्य को समृद्ध किया है। हिंदी साहित्य एवं भाषा के प्रति आपकी निष्ठा और प्रतिबद्धता ने हिंदी कथा लेखन में उच्च मानक स्थापित किए हैं। आपने कथा लेखन के लिए युवा पीढ़ी को प्रेरित किया है। अतः हिंदी कथा लेखन में महत्वपूर्ण अवदान और कथा लेखन में अनेक संभावनाओं को देखते हुए आपको डॉक्टर विजय मोहन सिंह स्मृति युवा कथा सम्मान प्रदान किया जाता है। हम आपके सुंदर भविष्य की कामना करते हैं। अध्यक्ष विजय मोहन सिंह। शुक्रिया अविचल जी। अब मैं सम्मानित लेखक अभी यहाँ उपस्थित नहीं है, तो उनके परिजन
सुधांशु शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और मैं डायस पर बैठे हुए सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप जो है उनको विजय मोहन सिंह का अपूर्वा सर से मैं जो है आग्रह करता हूं कि वह उनको सम्मान भेंट करें। और माता जी आप भी आ जाएं। ममता मैम आप आ जाएं। अशोक सर आप आ जाएं। आप आ जाएं सर, आ जाएं। हम तालियों से उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं। आपको लेना अच्छा चेक भी उनको आपको बहुत बहुत बधाई सुधांशु शर्मा जी। आपको बहुत बहुत बधाई सुधांशु शर्मा जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में विजय मोहन सिंह द्वारा कई फिल्मों पर उन्होंने जो आलेख लिखे उसका एक संकलन तैयार किया गया है, जिसका संपादन वर्तुल सिंह और अविचल गौतम जी ने किया है। यह किताब शिल्पायन से प्रकाशित है और आज इस मौके पर हम उस किताब का भी विमोचन करना चाहते हैं। तो मैं जो है प्रयाग शुक्ल जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आ जाएं और वो किताब, इस किताब का शीर्षक है बॉलीवुड कहीं अनकही। यह विजय मोहन सिंह द्वारा समय समय पर लिखे गए फिल्मों पर जो लेख थे उनका एक संकलन है। तालियां बजती रहे। यह उनके द्वारा चुनिंदा लेखों का ही संकलन है। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों पर लिखा जो अभी आना बाकी है। इस किताब की भूमिका प्रयाग शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई है। तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि इस किताब के बारे में वो कुछ शब्द कहें। प्रयाग शुक्ल जी। पूर्वानंद जी और आप सबको नमस्कार। मुझे मालूम है कि अभी एक परिचर्चा होनी है और मैं कुछ 5-7 मिनट अपनी बात कहने की कोशिश करूँगा। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस किताब से जुड़ा, भूमिका लिखी। वैसे तो इस किताब से मैं कई अर्थों में जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि इसको मैं अपना भाग्य ही मानता हूँ कि आज से कोई 60 बरस पहले, 60 बरस हो चुके हैं, विजय मोहन जी से संपर्क हुआ था, फिर मैत्री हुई। मैं कल्पना में था 63 में, तो विजय मोहन जी की कुछ चीज़ें वहाँ छपी थी और पत्र उनका मिला था कि संसार के बाद की कहानी में आपकी कहानियाँ रखना चाहता हूँ। बहुत दिलचस्प वो प्रसंग है। और उन दिनों जैसे होता हम लोग युवा थे और नहीं जानते थे कि, तो मैंने उनको लिखा कि भाई इस पर रॉयल्टी का क्या हिसाब होगा, आदि आदि। तो वो विजय मोहन जी थोड़ा घबरा से गए, उन्होंने पत्र का जवाब ही नहीं दिया। उनको लगा कि अब अपने खर्चे से उसको निकाल रहे थे, तो बाद में मालूम हुआ। मैं उसको आज तक पछताता हूँ मैं कि उस संकलन में जाने से मैं रह गया, क्योंकि वो आप जानते हो हिंदी कहानी के बारे में जब भी बात होगी आज या भविष्य में, संसार के बाद की कहानी की याद की जाएगी। अशोक सिकसरिया तब गुरेज सिंह गपानी के नाम से लिखते थे, वो वहाँ हैं, रविंद्र कालिया हैं, ज्ञान रंजन हैं, दूधनाथ सिंह हैं, प्रबोध कुमार। तो आप समझ सकते हो मेरे प्रस्ताव को कि मैं, लेकिन
देखे विजय मोहन जी के साथ, उन्होंने बाकायदा उल्लेख किया मेरा, और उसमें किसी चीज़ का जिक्र नहीं था कि हमारे बीच में क्या हुआ है। बाद में फिर ये होता है कि विजय मोहन जी आते हैं 65 में 66 में दिल्ली घूमने के इरादे से, और मेरे संत नगर में तब मैं रहता था, करोड़ बाग में कमरा लेकर, जहाँ रविंद्र भी रहते, एक ज़माने में रहे थे। उनके जाने के बाद ही मैं पहुँचा था उस कमरे में। तो वो दिन और फिर उनके जीवन पर्यंत जितने घरों में वो रहे, मेरे घर में भी 53 ग्रेटर कैलाश में, अपने पड़ोसी भी बने। फिर भोपाल में एक समय ऐसा आया कि शुरू में मैं अशोक जी और रश्मि जी और कहीं ठहरने नहीं देते, तो मैं इनके साथ ठहरता था। फिर वो विजय मोहन जी आ गए, उन्होंने आग्रह करना शुरू किया, हमारे साथ आप ठहरेंगे। तो बहरहाल ये संस्मरण तो बहुत सारे हैं, उनमें भी जाने का अवसर नहीं है। विजय मोहन जी का ये पक्ष बहुत गहरा, बहुत अच्छा, बहुत मैं समझता बहुत सीरियसली लेने वाला पक्ष है। क्योंकि हिंदी में आप जानते हो कि फिल्मों में लिखने वाले, गंभीरतापूर्वक लिखने वाले, वो भी बॉलीवुड की फिल्मों पर लिखने वाले या व्यक्तियों पर लिखने वाले, संगीत पर लिखने वाले न के बराबर। दो ही नाम याद आते हैं जो इस सिलसिले में, ऐसे और भी कई लोग हैं, विजय मोहन जी और विष्णु खरे। और दोनों से ही मेरी बहुत गहरी मैत्री हुई, और जाहिर है कि उन दिनों को मैं कभी भूल नहीं सकता। शुरू में मैं थोड़ा झिझकता था, मुझे इतना पता भी नहीं था, अभी भी नहीं है विजय मोहन जी के इस संगीत वाले पक्ष से। लेकिन उनके भोपाल वाले घर में, ग्रेटर कैलाश वाले घर में, हमारे अपने घर की छत पर भी 53 ग्रेटर कैलाश में न जाने कितनी बातें की होंगी। और मेरे पास उन दिनों ग्रामोफोन रिकॉर्ड था, वो था ग्रामोफोन था, तो उसमें हमारे पास तीसरी कसम का रिकॉर्ड था। कितनी बार हम दोनों ने इसको सुना होगा। और अभी जब मैंने नियोगी बुक्स के लिए मोहम्मद रफ़ी की किताब का अनुवाद किया हिंदी में, अंग्रेजी की से हिंदी में किया, तो विजय मोहन जी की बेतहाशा याद आई। क्योंकि उसमें जिन संगीतकारों का जिक्र आता है उनकी चर्चा करते थे। मैं श्रोता हुआ करता था अधिकतर विष्णु खरे और विजय मोहन जी का, पर उन दिनों को याद करता हूँ और ये सचमुच मानता हूँ, हम सभी मानते हैं इस बात को, कि बम्बई की ये जो फिल्म की दुनिया रही है, उसके जो लोग रहे हैं वो एक से एक विलक्षण। उसमें आप नाम लेते चले जाओ कि संगीतकारों में नौशाद हैं, दिलीप कुमार जैसे लोग हैं, पता नहीं कितने और लोग हैं जिनके साथ हम बड़े हुए हैं, जिनके बारे में सोचते हुए, और जो अपने आप में एक बड़े व्यक्तित्व रहे हैं। आखिरी बात ये, उसकी बड़ी खुशी है कि फिर एक दिन वो समय भी आया कि मैं रंग प्रसंग में पहुंचा, और मैंने विजय मोहन जी से कहा कि अब आप ही वो व्यक्ति मुझे लग रहे हो जो क्योंकि हम सामग्री देना चाहते हैं थिएटर की मैगजीन में, और हमारे लिए आप लिखिए। फिर उन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं वो कम से कम 5-6 दिन किताब में आई। तो मेरे आग्रह पर ही उन्होंने छात्र जैसी वो किताब लिखी। वो हम बहुत बात करते रहते थे आपस में, तो मैंने कहा हम इतनी बात करते आप लिखते क्यों नहीं हो। फाइनली उन्होंने वो लेख लिखा लंबा, फिर उसमें और कुछ जोड़ा, फिर वो संभावना से नहीं, वो एक मेरठ का और एक प्रकाशन है, वहाँ से किताब आई छात्र वाली। ऐसे गुणी व्यक्ति, चुपचाप अपनी दुनिया में रहने वाले मर्मी व्यक्ति मैंने कम देखे, क्योंकि बहुत समय उनके साथ बिताया। खाते पीते, रंग पीते, जिन पीते अशोक जी को मालूम है, और अशोक जी भी उस घर में हम लोगों ने 2 बारें बड़ी अच्छी बिताई हैं। मैं जाता था तो अशोक जी भी आ जाते थे, और फिर वो लंबी चर्चाएं और तरह तरह की वो होती रहती थी। मैं सचमुच उसको अपना भाग्य मानता हूँ कि विजय मोहन जी से, आशा जी से हमारा परिचय हुआ, पारिवारिक संबंध बने। और बूंद वहाँ बैठी हुई हंस रही है, इसलिए उसको भी मेरे बारे में भी पता नहीं है, बताएंगे तुमको पापा मेरे बारे में कि। और इन सबसे कुहू आई है, देखिए अमेरिका से आई, उससे मिलकर बड़ी खुशी हुई। हमारा एक पारिवारिक संबंध रहा। ऐसे दिन हमारे लिए निकले, ये हमारे भाग्य की बात है। इस किताब को जब आप पढ़ोगे तो मैं भूमिका वाली बातें दोहराऊंगा नहीं, वो आप किताब जरूर पढ़ोगे, किताब पढ़ने लायक है। और अभी मुझे लगता है कि विजय मोहन जी की और भी चीज़ें हैं
जो अभी इसमें आई नहीं है वो आएंगी और वो आनी चाहिए। तो ये उनका एक ऐसा प्रबल पक्ष है, और उसमें आप देखिए तो उसके लिए बाकायदा एक भाषा भी एक दूसरी तरह की है कि कहानी वाली भाषा तो है नहीं। हिंदी में जो उन्होंने कहानी पर आलोचना लिखी वो भी नहीं है। मुंबई की फिल्मों पर संगीतकारों पर लिखते हुए, कभी अभिनेताओं का गीत उसमें प्रसंग लाते हुए, बहुत सुंदर लेख है ये। और ये वर्तुल तुम्हारे प्रसंग से, तुम्हारे प्रयत्न से और प्रसंग से ये किताब आ सकी, इसकी मुझे बहुत खुशी है। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और विजय मोहन जी को तो अक्सर ही याद करता हूँ, क्योंकि हमने बहुत समय साथ बिताया, उनसे बहुत मिला है। आप सबको नमस्कार। प्रयाग शुक्ल जी, एक सेकंड आप थोड़ा सा रुक जाइए। प्रयाग शुक्ल जी, एक स्मृति चिन्ह जो है बहुत बहुत शुक्रिया प्रयाग शुक्ल जी। हम जैसे आम पाठक विजय मोहन सिंह जी की कहानियां या उन्होंने जो कहानी की आलोचना लिखी उसी पक्ष से अब तक अवगत थे। मुझे लगता है कि इस किताब के जरिए उनके लेखन का एक और पहलू हमारे सामने खुलेगा। और दूसरा कि हिंदी में खासकर फिल्मों पर और संगीत पर लिखने की जो एक परंपरा रही है या जो लिखा जा रहा है, वह कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इस किताब से समृद्ध होगा। तो अब हम इस कार्यक्रम के दूसरे पक्ष में पहुंचते हैं, जहां हमें परिचर्चा करनी है। और परिचर्चा का विषय है हिंदी कथा साहित्य में वैश्विक विमर्श। अपूर्वा सर इस पर बेहतर प्रकाश डालेंगे कि विमर्श शब्द कितना बेहतर है उस डिस्कोर्स से, जो अंग्रेजी का डिस्कोर्स था और हिंदी में जो विमर्श बनकर आया, और उस विमर्श ने फिर हिंदी में क्या किया। एक दूसरा कि मुझे लगता है कि इस पक्ष को समझते हुए, मैं कल कुछ पढ़ रहा था तो मुझे गरिमा श्रीवास्तव जी की एक किताब मिली, युद्ध और कहानियां, युद्ध से संबंधित कहानियों का उन्होंने एक संकलन निकाला है। उसमें कुछ कहानियों को पढ़ रहा था और उसमें ये देख रहा था कि युद्ध का जो वर्णन है और युद्ध से जो मनुष्य एक अलग तरह के जोन में पहुंचता है और उससे जो पूरी एक पीड़ा वो सहता है, तो क्या इस एशिया महाद्वीप ने उस तरह के युद्ध को झेला है, उस तरह की पीड़ा को सहन किया जैसे यूरोप ने। खासकर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मनुष्य की जो स्थिति वहां हुई, क्या वह इस एशिया महाद्वीप में उस तरह की चीजें हुई, या हमारे पास उस तरह की कहानियां हैं या नहीं है। कुल मिलाकर अगर मैं देखता हूं तो मुझे मेरी नजर निर्मल वर्मा तक जाती है। चाहे मैं लंदन की एक रात रंगभेद पर या नस्लभेद को लेकर देखूं, या मैं उनके उपन्यासों की तरफ पढ़ता हूं तो वहां मुझे वो चीजें नजर आती हैं। थोड़ा बहुत इधर 90 के बाद के जो लेखक लिख रहे थे, वहां मुझे वो डिस्कोर्स के तौर पर नजर तो आता है, लेकिन वह रेफरेंस के तौर पर बहुत लंबे तक नहीं जा पहुंचता। मुझे यह नजर तो आता है कि ललमुनिया की कहानी लिखी जाती है, जो एक तरीके से पूरे बाजार की व्यवस्था में मनुष्य असहाय हो गया है। वह सब कुछ तो नजर आता है, लेकिन उस असहाय मनुष्य के पीछे की स्थिति क्या है वह समझ में नहीं आता। मैं पूर्वा सर का स्टूडेंट रहा हूं एमए में, और एक दिन मुक्तिबोध को पढ़ाते हुए उन्होंने एक बार ये कहा था कि उपन्यास के बारे में कुछ चर्चा हो रही, तो कहा वह सोशल डॉक्यूमेंट है। अगर वाकई में उपन्यास सोशल डॉक्यूमेंट है या कथा साहित्य सोशल डॉक्यूमेंट है, तो पूरी दुनिया में जो कुछ हलचलें हो रही हैं, इस सोशल डॉक्यूमेंट में वह कितना दर्ज है, ताकि आने वाली पीढ़ी उसके रेफरेंस के तौर पर उसको शामिल करे। जैसे हम कई बार प्रेमचंद को आजादी से पहले के इतिहास के लिए जो है रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इस तरह की कहानियां हमारे बीच में हैं, या वो विमर्श हमारी कहानियों में है या नहीं है। तो मुझे लगता है कि यह बहुत चीजें आज इस चर्चा से निकल कर आएंगी। तो इस चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं सबसे पहले प्रवीण कुमार जी को यहाँ बुलाना चाहूंगा। वो आज हमारे जो सम्मानित लेखक हैं उनकी कहानी पर बातचीत करेंगे। और मुझे लगता है कि प्रवीण कुमार जी ऐसे नाम है जिनको शायद इस सभागार में बैठा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं जानता, और अगर नहीं जानता तो उसको जानना चाहिए। तो मैं उनका यहाँ परिचय नहीं दूंगा,
वह स्वयं अपना एक परिचय है यहाँ पे। प्रवीण कुमार। नमस्कार आदरणीय अपूर्वानंद सर, वैभव जी, अनुपस्थित अशोक जी, आवाज आ रही है? ममता जी, अशोक वाजपेयी जी, ओम थानवी साहब, प्रयाग शुक्ल जी, राजेंद्र जी। विषय तो था कि हिंदी कथा साहित्य में वैश्विक विमर्श, लेकिन इतने भारी भरकम विषय पे बोलने से तो मैं रहा। मैं अनघ शर्मा की कहानियों पे बोलूंगा और मैं लिख कर लाया हूं ताकि मैं भटकूं ना, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो सुनने वाले लोग हैं, विद्वान हैं, वो अपेक्षाकृत ज्यादा गंभीर है। तो मैं शुरू करता हूं, 10 मिनट में समय लूंगा बस। ऐसा कम होता है पर होता है, इसे संयोग भी कह सकते हैं, कि जब आप दूधनाथ सिंह की आखिरी कलाम जैसी रचना पढ़ते हैं और फिर किसी दिन आशीष नंदी की राष्ट्रवाद का अयोध्या कांड उठाते हैं और तब अचानक आपको महसूस होता है कि अरे ये 3 पन्ने तो आखिरी कलाम के 3 पन्नों के आर्गुमेंट से बिल्कुल मिल रहे हैं, ये कैसे हो गए? करीब करीब मिलते जुलते भाव बिंदु, एकदम से आप डाउट करते हैं। CSDS के लिए एक केस सैंपल है वो, तो लेखक के लिए अनुभव संपदा, दोनों का लक्ष्य एक ही है, रास्ते कुछ अलग अलग, पर कुछ जगहों पर वो एकदम मिल जाते हैं। फिर आप दोनों किताबों को मिलाते हैं, एकदम अलग अलग। कथा की चीज रिसर्च में और रिसर्च की चीज कथा में। कथा पहले है, शोध बाद में। शोध कार्य ठीक वहीं पहुंचा है जहां कथा पहले पहुंच चुकी है। ये कई बार होता है। बहरहाल इन दिनों ऐसे अचरज बढ़ते जा रहे हैं। मसलन नेटफ्लिक्स पर बॉम्बार्डमेंट नाम से फिल्म आती है, वर्ल्ड वॉर 2 की सच्ची घटनाओं को लेकर, जिसमें एक स्कूल पर हमला होता है, दर्जनों बच्चे मर जाते हैं। और आश्चर्य है कि ठीक अगले दिन मैं वास्तविक जीवन में अपने टीवी को खोलता हूं और देखता हूं कि यूक्रेन के एक स्कूल पर सुपरसोनिक मिसाइल गिराया गया है। बच्चों की देह नहीं, हमारा भविष्य छितराया हुआ दिखता है। अब सीधे कहूं तो 4 दिन पहले यमन में युद्ध, विस्थापन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के 8 साल का इतिहास दिखाया जा रहा था BBC पर, और मुझे अनघ शर्मा की कहानी बीच समंदर मिट्टी है याद आ रही थी। इसलिए मैंने कहा संयोग बनते जा रहे हैं। बतौर एक लेखक अनघ इस मामले में अपने समकालीन लेखकों से थोड़े आगे दिख रहे हैं, जो यातना के पूरे परिदृश्य में वैश्विक नागरिकता का आधार पूंजी को नहीं, श्रम को बनाते हैं। ये वह कामगार हैं पात्र के रूप में, चाहे यमन में हो या हिंदुस्तान में या दुनिया के किसी कोने में, शोषण और विपदा का दंश बराबर झेलते हैं। यूक्रेन आज हमें दिखाई दे रहा है, यमन तो 8 साल से जल रहा है। हमें भ्रम था कि यमन हो या अब का यूक्रेन, हमें क्या फर्क पड़ता है। पर अनघ वहां यमन, सना, जगत की कहानी उठाते हैं और दिखाते हैं कि एक भारतीय मजदूर को, जिसके फेफड़े यमन में बारूद और गर्द के बीच में काम करने से संक्रमित हो चुके हैं, वो धीमी मौत के कगार पर है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यमन के कैंप में वो लड़की, जो यमन की ही कमतर नागरिक है, जो कई तरह की दैहिक और मानसिक यातनाओं का शिकार है, कहती है कि तुम तो अपने देश लौट जाओगे, पर मेरा क्या होगा, मुझे तो यही रहना है। एक टोन यह भी है कि कहानी खत्म होने के बाद उन दोनों का मरना तय है, कोई रोक नहीं सकता। सभ्यता के इस महत्वाकांक्षा में जो साइलेंट किलिंग है, वह कहीं और नहीं बल्कि
युवा लेखकों में अनक की कहानी में दर्ज है। इसलिए उप्रेती जी मैं थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूँ आपको, वो भी बिना किसी शोर शराबे के। यह लेखक की ताकत है। 5 मिनट और। क्या यह महज संयोग है कि अनक की कहानियां और युद्ध का उन्माद एक ही समय में एक दूसरे से टकरा रहे हैं? पर लेखक युद्ध के उन्माद को केवल समकाल तक नहीं देखता, वो महाभारत तक जाता है। और उस कहानी का नाम है सुनिए द्वारकाधीश यह शोक है। बहुत शानदार कहानी है, महाभारत के बाद की कथा है। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि गांधारी ने कृष्ण को जो शाप दिया था, उसके जल्द से जल्द फलीभूत होने की कामना द्रौपदी भी करती है इस कहानी में। कहानी की डिटेलिंग इतनी कन्विंसिंग है कि गांधारी और पांचाली के प्रतिशोध में पाठक की सहमति हो जाती है। यह कम ताकतवर बात नहीं है किसी कहानीकार के लिए कि आप प्रतिशोध के मामले में लेखक के साथ खड़े हो जाते हैं। मैं जोड़ना चाहूंगा, कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक विद्वान प्रोफेसर हैं सुदीप्त कविराज। उनका महाभारत पे एक शोधपूर्ण आर्टिकल आया था जिसे CSDS के नरेश गोस्वामी ने साल भर पहले अनुदित करके समालोचन ब्लॉग पे डाला था, जिसका टाइटल था महाभारत चरम का सौंदर्य। इसमें सुदीप्त ने द्रौपदी को पूरे महाभारत का मुख्य किरदार माना। और इस लेख को पढ़ने के बाद मुझे लगा था कि द्रौपदी संबंधी जितने विमर्श हैं अब मैं जान गया हूं और उसका वृत्त पूरा हो गया और अब कुछ जानना शेष नहीं। पर विश्वास करें, अनक शर्मा की यह कहानी सुनिए द्वारकाधीश यह शोक है एक नया दरवाजा ही खोल देती है। काश सुदीप्त भी इसे पढ़ पाते। मैं इस बाउंड्री को क्रॉस करके ये बात कह रहा हूँ। अंतिम बात, अनक की भाषा पर मुझे कुछ नहीं बोलना। उस पर ऋषिकेश वल्लभ ने पर्याप्त लिखा है और बोला भी है कि अनक के पास एक समर्थ कथा भाषा है, बिना कविता हुए कविता की भाषा तक पहुंचती कथा भाषा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। बीच समंदर मिट्टी है से आदमी उतने ही पानी में डूबता है जितना वो अपनी आंख में समा ले। बाकी तो आप जो नदियां, दरिया, समंदर बस मछलियों के लिए बनाए गए हैं, हमारे लिए नहीं। युद्ध और उन्माद के समय में कहना न होगा कि विषय वस्तु और भाषा दोनों के चुनाव में यह लेखक हिंदी कहानी का शानदार भविष्य है। इसी बहाने मुझे लगता है कि हिंदी कथा साहित्य में वैश्विक विमर्श पर बहुत छोटा सा कण भर बराबर मैं अपनी बात कह पाया। शुक्रिया। शुक्रिया प्रवीण कुमार जी। हमारे बीच में अशोक पांडे जी आ गए हैं। मैं वर्तुल सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो अशोक पांडे जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। ठीक है, ठीक है। तो अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगा वैभव सिंह जी को, जो हिंदी कथा साहित्य में वैश्विक विमर्श पर जो है अपनी बात रखेंगे। वैभव सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पे आसीन आज के गोष्ठी के अध्यक्ष आदरणीय पूर्वानंद जी, मित्र और साथी प्रवीण जी और अशोक जी और आप सब। मेरा थोड़ा सा गला खराब है इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे बोलूँगा आज। हिंदी कथा साहित्य का वैश्विक संदर्भ, ये एक निश्चित रूप से ये एक अमूर्त विषय है और डाल दीजिए, थोड़ा चुनौतीपूर्ण विषय है। और इसके लिए इस विषय को ठीक से इसको समझने के लिए इसमें आपको इतिहास में भी जाना पड़ेगा कि जब भी हिंदी कहानी का उदय हुआ या आधुनिक हिंदी कथा के उदय की जो स्थितियां थी
और उससे लेकर के आज तक की जो स्थितियां हैं, बहुत सारी स्थितियां बदली हैं। और बल्कि जो लोग पहले के साहित्य की पूरी परंपरा से परिचित हैं वो इस बात को जानते हैं कि वैश्विकता का विरोध भी थोड़ा सा बढ़ा है। स्थानीयता, जातीयता, परंपरा, इन सब को एक तरह से सहेजने, एक्सप्लोर करने के नाम पे एक व्यापकता और वैश्विकता का विरोध बढ़ा है। कई लोगों से मैं बातचीत करता हूं तो मैं देखता हूं कि अब उनको ऐसा लगता है कि बहुत सारा ज्ञान उनके पास पहले से संचित है और अब उसमें कुछ बचा नहीं है किसी से कुछ सीखने के लिए। जबकि आप पहले के पीढ़ी के अगर रचनाकारों को देखें तो मैं देखता हूं कि पूरे के पूरे विश्व की रचनात्मक प्रक्रियाओं से, बड़े रचनाकारों के अनुभवों से सीखने का एक ज़्यादा उनमें एक उत्साह है। अब वो उत्साह घटा है, मेरी अपनी पीढ़ी में उत्साह घटा है। अधिकांश पत्रिकाओं के संपादक भी अब वो अच्छी अनुदित रचनाओं को नहीं प्रकाशित कर रहे हैं। पहले के अगर आप पुराने अंकों में को अगर आप उठा लीजिए पुरानी पत्रिकाओं को, तो उसमें ठीक ठाक कभी चेखव के अनुवाद, कामू के अनुवाद, हेमिंग्वे के अनुवाद, ये सब चीजें ठीक ठाक मात्रा में उपलब्ध होती थी। तो चाहे वो संपादन कला हो, चाहे वो लेखक हो, एक तरह से जड़ता का मुझे आतंक हमेशा लगता है कि बढ़ रहा है धीरे धीरे। और इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे समाजशास्त्री कारण हैं। एक अनुभूति परक, अनुभव परक लेखन का इधर बीच युग है, जमाना है, तो उसमें अपने अनुभव को व्यक्त करने का एक पूरा का पूरा एक मुहिम है, आंदोलन है। तो हो सकता है कि उसके कारण ऐसी स्थितियां बनी हो। लेकिन आप, वही मैं कह रहा हूं, अगर आप पीछे के अगर आप जाएं तो हिंदी कहानी का परिदृश्य अभी इतना व्यापक है, बल्कि वो हमारी ट्रेडिशन की तुलना में ज़्यादा व्यापक जरूर हुआ है। व्यापक इस अर्थ में कि बहुत सारी पृष्ठभूमियों से लेखक आ रहे हैं, वो अपने अपने अनुभव लेकर के आ रहे हैं साहित्य में, और उनमें एक तरह की थोड़ा जिद है, जुनून है कि उनको सुना जाए। ज़्यादा उनमें एक तरह का जुनून और जिद है कि उनको अब लिखना है और उनको कैसे भी जो है वो उनको एक उनको जो है उनके लेखक होने की अस्मिता को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है। तो ये जो लेखक होने की अस्मिता है, ये अस्मिता भी बड़ी व्यापक हुई है। वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी पृष्ठभूमियों, अनुभवों के लेखक अब उसमें सामने आए हैं, और उसी में जो है किसी व्यापक परिदृश्य में अब आपको चर्चा करनी है वैश्विकता की। और उसमें कहीं ना कहीं वैश्विकता को आपको तलाश करना ही है, ढूंढ ही लेंगे आप उसमें वैश्विकता, क्योंकि दुनिया में हर चीज की वैश्विकता होती है। कौन सी ऐसी चीज है जो बिना वैश्विकता के रहित होती है? लेकिन इसमें चुनौती बस ये है कि जैसे कि राजनीति और अर्थशास्त्र के जो अनुशासन हैं, उनमें तो एक तरह से विश्व की घटनाओं की तत्काल एक छाप देखी जा सकती है। हमारा पूरा का पूरा सूचना उद्योग, संचार उद्योग ही ऐसा है कि वो उसको इसी तरह से बना के प्रस्तुत करता है। लेकिन जो कला साहित्य की दुनिया है, उसमें अपेक्षाकृत अधिक एक स्वायत्तता होती है। वो विश्व के विभिन्न प्रकार के आंदोलनों से उससे प्रेरणा ग्रहण करती है, लेकिन उसका अपना एक लोकेल होता है, उसका अपना एक परिवेश होता है। राजनीति और अर्थशास्त्र बिना लोकेल के काम कर सकते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा भूमंडलीकरण की ओर तेजी से उनकी गति हो सकती है उस दिशा में, लेकिन साहित्य में मुझे लगता है कि चीज़ें धीरे धीरे बदलती हैं। उनमें जरा प्रभाव की गति जरा उसमें धीमी होती है। तो इस पूरी की पूरी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतिहास में अगर मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अगर प्रेमचंद के समय में अगर देखता हूँ तो प्रेमचंद के समय में तो बड़ा गहरा प्रभाव है। पूरा का पूरा प्रेमचंद को ही अगर आप देखें तो दास्तान और किस्सा की जो पूरी ट्रेडिशन है वो सब ईरान से ही आई। उसमें ईरानियन पर्शियन टच ही है उसमें, और वो उसको बड़े वो एक तरह से आत्मविश्वास के साथ उसको वो स्वीकार करते हैं।
और जितने भी बड़े साहित्यिक आंदोलन थे वो सब बाहर से ही आ रहे थे। माना जाता है कि यूरोप में जो पूरी की पूरी परंपरा है कि क्लासिकवाद आता है, क्लासिकवाद का विरोध करते हुए स्वच्छंदतावाद आ जाता है, स्वच्छंदतावाद का विरोध करते हुए यथार्थवाद आता है, और यथार्थवाद उत्तर यथार्थवाद और फिर उत्तराधुनिकता में उसका जो है वो उसकी गति है। तो ये पूरी की पूरी यूरोपियन जो है वो साहित्यिक प्रवृत्तियों की एक ट्रेजेक्टरी है पूरा इसमें, और इन सारी चीज़ों का जो है वो हमारे साहित्य उसको जो है वो ग्रहण करने के लिए अधिक ओपन है, उसको तैयार है, कहीं कोई ऐसी संकीर्णता नहीं है। तो जितने भी स्वच्छंदतावाद के बाद यथार्थवाद और यथार्थवाद के बाद एक तरह से आधुनिकता, ये सारी की सारी जो प्रवृत्तियां आती हैं इनका जो है वो हमारे साहित्य पे असर पड़ा है। तो ये उसकी मुझे ऐसा लगता है कि वो वही एक वैश्विकता है कि बाहर के आंदोलनों का समर्थन और उसका खुले भाव से उसका जो है उदार भाव से उसका स्वागत करना। तो ये जो साहित्यिक परिदृश्य में जो उदारता है ये उसकी जो है वो ये उसकी पहचान है। साहित्य जो है वो कभी संकीर्ण या बहुत अंतर्मुखी होकर के या अपनी अंतरात्मा को अंतिम मूल्य मान करके जो है वो नहीं चल सकता है। साहित्य जब अंतरात्मा अध्यात्म की भी बात करता है तो उसको ये मान के चलता है कि वो उसकी अंतरात्मा और अध्यात्म जो है वो परिवर्तनशील है, उसका कोई अपना जड़ स्वरूप या ढांचा नहीं हो सकता है। और उसी प्रक्रिया में हम देखते हैं भाषा भी बदलती है, भाषा शिल्प इन सब चीजों पर जो है वो उसका प्रभाव पड़ता है। फिर एक और जो महत्वपूर्ण जो आयाम जो मुझे दिखता है वैश्विकता का वो ये है कि जो समाजवाद का आंदोलन है, और समाजवाद के आंदोलन ने जो है वो हमें जो है वो एक नए विश्व की, एक नए संसार का निर्माण करने की हमारी कल्पनाओं को उसने जागृत किया, जो कि अब कमजोर पड़ गई है। अब अधिक जो है वो हम यथास्थितिवादी होते जा रहे हैं। एक तरह से संसार का पुनर्सृजन करने, संसार की पुनर्रचना करने की जो कल्पनाएं होती हैं उसको हमारी जड़ता ने उसको एक तरह से नष्ट करना शुरू कर दिया, लगभग नष्ट ही कर दिया है। तो ये जो बल्कि सोशलिज्म के आंदोलन के साथ साथ जो एंटी फासिस्ट लिटरेचर जो लिखा गया बड़े पैमाने पे दुनिया भर में, उस फासीवाद विरोधी आंदोलन से जो है वो बहुत सारे उनका अनुवाद हो करके वो हिंदी में आए, वो अंग्रेजी में आए। अभी निर्मल वर्मा की चर्चा हो रही थी, हम लोग पढ़ा करते थे रोमियो जूलियट और अंधेरा जैसे उपन्यास जो थे, जो कि एक तरह से दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका पे ही जो लिखे गए हैं। और दोनों तरह के मतलब एक तरह के अतिवादिताओं का जो विश्व में जो अतिवादिताएं थी, चाहे वो किसी भी विचारधारा की हों, उनका विरोध करते हुए जो साहित्य रचा गया उसका आप देखते हैं कि हिंदी साहित्य पे उसका बड़ा गहरा और मार्मिक असर है। बल्कि पूरा का पूरा मुझे ऐसा लगता है कि बार बार मैं ये बात जब कह रहा हूं कि हम अधिक संकीर्ण हुए हैं समय के साथ, तो पहले के कुछ रचनाकारों को ध्यान में रख के ही मैं ये बात कह रहा हूँ। क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि नई कहानी आंदोलन जिसकी चर्चा हो रही थी, नई कहानी आंदोलन के लगभग सारे रचनाकार वो विश्व की रचनाओं से, गद्य साहित्य से, प्रोस को वो हिंदी में लाने की कोशिश कर रहे थे और अपने पाठकों के एक तरह से मानसिक क्षितिज का विकास करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि लेखन जो है वो केवल यश की कामना नहीं है, ना लेखन जो है वो केवल कोई एक तरह से उपलब्धि है, वो अपने समाज के प्रति एक दायित्वपूर्ण कर्म है। और उस दायित्व को आपको निभाने के लिए आपको बड़ी सावधानी से जो है वो अपने शब्दों का प्रयोग, शब्द संस्कृति के निर्माण का जो आपका उपक्रम होता है उसका वो कार्य जो है वो करना होता है। तो वो जो अनुवाद का जो मैं देखता हूँ कि एक समय तो बल्कि हम लोग बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने वर्ल्ड क्लासिक्स को पहले पढ़ा और वो हिंदी साहित्य में बाद में हुआ है। हिंदी हम लोग बहुत सारी ऐसी रचनाएं हम लोगों ने, पिताजी वगैरह लाते थे और हम लोग उनको पढ़ते थे। और अगर बच्चों की ही दुनिया देखें, कुछ बच्चे हैं यहाँ पे, तो वो पहले जो है वो फैंटम वगैरह को पढ़ते थे और फिर जो है वो ये सब जो अमेरिका में जो कार्टून स्ट्रिप वगैरह विकसित होती थी, फिर वो जो है वो देसी अपने
हिंदुस्तानी साहित्य में वो आते थे। और ये केवल साहित्य के साथ ऐसा हुआ ऐसा नहीं था, बल्कि राजनीति में भी ऐसा होता था। नेहरू जी के बारे में माना ही जाता था कि वो सबसे पहले इंटरनेशनलिस्ट हुए थे, उसके बाद में वो नेशनलिस्ट हुए थे। सबसे पहले वो अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे, फिर वो राष्ट्रवादी बने। फर्स्ट ही डिस्कवर्ड द यूरोप, देन ही डिस्कवर्ड द इंडिया, उनके बारे में यही कहा जाता है। और उनकी किताबें भी जो हैं, अगर उन किताबों की अगर आप सूची देखें तो विश्व साहित्य की झलकियां करके उनकी किताब भारत हिंद खोज से पहले आती है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रवृत्तियां जो हैं वो दिखती हैं कि आप जो हैं वो दुनिया के व्यापक ज्ञान विज्ञान साहित्य कला इत्यादि की जो है वो उसके सार उसके महत्व को आप ग्रहण करने के लिए अधिक खुले हुए थे। और एक और चीज जो मुझे दिखती है विश्व साहित्य के संदर्भ में वैश्विकता की चर्चा करते समय कि इधर प्रवासी साहित्य का बड़ा जोर है। और जब हम हिंदी में वैश्विकता की चर्चा करते हैं तो अचानक से लोगों का ध्यान उसी डायस्पोरा लिटरेचर पे चला जाता है। प्रवासी साहित्य के बारे में माना ही जाता है कि उसकी जो है वो अलग अलग उसकी अवस्थाएं हैं। पहले जो है वो मजदूरों का आंदोलन, गिरमिटिया मजदूरों से जुड़े हुए वहाँ का कथा साहित्य है। उसके बाद जो है वो वर्तमान में अब मध्यवर्गीय ठीक ठाक जो सुविधा भोगी मध्यवर्ग है वो उसको जो है वो साहित्य को रच रहा है। लेकिन प्रवासी साहित्य की सबसे बड़ी विडंबना है कि वो एक तरह से विश्व की जो परिस्थितियां हैं उन पे वो अपने मूल्य निर्णय बहुत आरोपित करता है। मसलन कि यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति जब यूरोपीय स्थितियों, यूरोप के परिवारों, यूरोप की जीवन शैली आदि के बारे में लिखता है तो वो हिंदुस्तानी पर्सपेक्टिव से जो है वो हिंदुस्तानी दृष्टिकोण से जो है वो वहाँ की स्थितियों का मूल्यांकन कर रहा है। ये बात मैं बहुत सारी कहानियों में देखता हूँ कि कहानियां रचने बैठे तो पता चला कि सब यूरोप में सब कुछ खराब है, वहाँ के परिवार बड़े नष्ट भ्रष्ट हो चुके हैं, वहाँ की सारी परिस्थितियां जो है वो बड़ी विनाशकारी हैं। उसका कारण यही है कि वो एक भारतीय जीवन मूल्य को वो यूरोप पे वो आरोपित कर रहा है। और ऐसा होता भी है क्योंकि पूरब जो है वो लगातार पश्चिम को पैदा करता है और पश्चिम जो है वो लगातार पूरब को पैदा करता है। दोनों अपने अपने ढंग से एक दूसरे को जन्म दे रहे हैं और एक कंटिन्यूम में जन्म दे रहे हैं, लगातार वो एक दूसरे को जन्म दे रहे हैं। और इसको जो है वो इसकी बड़ी व्याख्या की गई है, इसकी बड़ी समीक्षाएं भी की गई हैं कि पश्चिम ने जो थर्ड वर्ल्ड साहित्य को, हमने जिस तरह से पश्चिम को देखा और पश्चिम ने हमको जिस तरह से देखा, उसके अपने अपने जो हैं वो एक ये कह सकते हैं कि उसकी अपनी अपनी शक्ति संरचनाएं हैं। एजाज अहमद का भी हाल में निधन हुआ है तो उनकी किताब जो है वो इन थ्योरी इसी बात को वो एक तरह से रेखांकित करती है, इसी बिंदु को। और वो ये बताती है कि पश्चिम ने जो थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर की जो अवधारणा को जन्म दिया उसके पीछे कारण ही यही था कि जो यहाँ से पूर्वी देशों से जो लोग पहुंचे वहाँ पे और उन्होंने वहाँ के समाज में अपने आप को जब स्थापित कर लिया और अमेरिका की जो एक लोकतांत्रिक उदारतावादी बहुलतावादी जो छवि थी उसका उन्होंने उस आत्म छवि का लाभ उठा करके उन्होंने जो है वहाँ के एकेडमीज, वहाँ के विश्वविद्यालयों में उन्होंने जो है वो तीसरी दुनिया को एक तरह से उन्होंने तीसरी दुनिया की पहचान उजागर करने के लिए तीसरी दुनिया के साहित्य को उन्होंने वहाँ पे स्थापित किया। और वहाँ की इसके पहले एक तरह से वहाँ की जो पूरी की पूरी पश्चिम में अखबार वगैरह जो थे वो ये मानते थे कि पूरब में कुछ लिखा लिखा नहीं जा रहा है। वो इस अर्थ में क्योंकि माना जाता है कि जब मिडनाइट चिल्ड्रन आई थी सलमान रुश्दी की तो ये पहली बार कहा गया वाह पूरब ने जो है वो आखिरकार अपना एक लेखक उसने खोज लिया है। एज इफ कि पूरब के पास जो है वो सलमान रुश्दी से पहले कोई लेखक ही नहीं था। तो इस तरह की जो वहां पे मेरे कहने का मतलब ये है कि पश्चिम भी जो है वो पूरब के प्रति एक अगर पूरे के पूरे उसमें देखें प्रवृत्तियों में तो वो अपने एक तरह से
एक पूर्वाग्रह के साथ पूरब को खोज रहा था, और पूरब जो है वो एक पूर्वाग्रह के साथ अब पश्चिम का निर्माण कर रहा है। तो इसमें साहित्य कहाँ है? मुझे ऐसा लगता है कि इसी में साहित्य जो है वो उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि साहित्य में खास तौर पे जब अनुवाद से जब रचनाएं आती हैं तो आप जो हैं वो उन संस्कृतियों, उस तरह के जीवन के प्रति आप अधिक संवेदनशील होते हैं, क्योंकि वो केवल सूचना के तौर पर नहीं आते हैं। साहित्य जो है वो एक सूचनात्मकता से हमें, सूचनात्मकता के बोझ से हमें मुक्त करता है, वो बोझ जो कि हमारे जीवन पे बहुत अधिक बढ़ गया है। हमारी पीठ, हमारे कंधे जो हैं वो सूचनाओं का बोझ उठाते उठाते थक गए हैं, और वो संवेदनशील मार्मिक स्थितियों, संवेदनशील स्थितियों को लेकर के वो आपके जीवन में आता है, और उससे जो है जो पुरानी बातें हैं कि नहीं, संस्कृतियों का संगम होता है, संस्कृतियों का एक तरह से मिलन होता है जब आप वैश्विकता की चर्चा करते हैं, क्योंकि अगर आप अन्य संस्कृतियों के प्रति उदार नहीं होंगे तो आप अपनी संस्कृति के प्रति भी आप उदार नहीं होंगे, क्योंकि केवल अन्य संस्कृतियों के प्रति नहीं बल्कि आपका अपना परिवेश, अपना लोकेल, अपनी जो संस्कृति है उसके प्रति भी आप में अधिक खुलापन आपकी एक आवश्यकता है, एक सृजन के लिए आवश्यकता है आपकी, और एक तरह से आपके मनोविकास, मानसिक विकास के लिए। तो ये एक तरफ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृति का मिलन भी होता है। अगर आप वैश्विकता को अगर आप साहित्य में अगर जोड़ते हैं, उसको अगर लाते हैं, और साथ साथ जो है वो एक संस्कृतियों के बीच एक आलोचनात्मक रिश्ता भी जो है वो मजबूत होता है। आलोचनात्मक रिश्ता कि जब आपको पता चलता है कि अन्य संस्कृतियों में क्या हो रहा है, या उनको पता चलता है कि आपकी संस्कृति में क्या हो रहा है, तो एक मूल्यों के स्तर पे जो है वो एक नया कुछ सीखने, एक दूसरे से सीखने, परस्पर संवादरत रहने, उसकी अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि संवाद एक ऐसी चीज है जिस पे हर कोई इस समय प्रहार कर रहा है। संवाद बेचारा जो है वो सबसे एक निरीह गाय बन गया है, उसको जो चाहता है कि उसको वो नुकसान पहुंचा रहा है। केवल जो है उपदेश प्रधानता का युग है, प्रोपेगेंडा का युग है, और उपदेश प्रधानता का, प्रवचन का युग है। और जो विमर्श की जो बात हो रही है वो विमर्श इसी बात से जुड़ा हुआ है कि कोई सत्य जो है वो अंतिम नहीं है। सारे सत्य जो हैं वो परस्पर संवाद से, एक दूसरे के विचारों को ग्रहण करने से उनकी उत्पत्ति होती है। सत्य जो है वो किसी फ्रीजर में रखा हुआ प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि वो मनुष्यों के आपसी संवाद से, उनकी आपसी चर्चा से उसका उदय होता है, उसका विकास होता है, उसका पराभव भी होता है। शास्त्रार्थ की जो पूरी परंपरा है उसी बात को साबित करती थी। तो एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब ममता जी बैठी हुई हैं, उन्होंने विश्व कहानियों का अनुवाद किया हुआ है, 2 खंडों में पढ़ा है, और वो बड़ा महत्वपूर्ण अनुवाद है, बड़े अच्छे उसमें अनुवाद हैं, और उसमें उसकी कितनी ही कहानियां, समरसेट मॉम से लेकर के चेखव और अन्य रचनाकारों की, उससे हम लोगों ने कितना कुछ जो है वो सीखा है, और बड़ी उसमें चुनिंदा उसमें कहानियां हैं। तो हिंदी के जो प्रबुद्ध, समझदार, संवेदनशील रचनाकार हैं, उनको एक तरह से मौलिक लेखन के साथ साथ, ये हमेशा कविताओं की दुनिया, मुझे ऐसा लगता है अशोक जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ज्यादा उसमें जो है वो एक पोइट्री में ज्यादा कवियों का जो है वो आना जाना है। अन्य जो है वो अन्य भाषा के कवियों के और हिंदी कवियों के बीच एक ज्यादा एक संवाद रहा है। फिक्शन में भी रहा है, गद्य में भी रहा है, उपन्यास में खास तौर पे रहा है, लेकिन अपेक्षाकृत वो कम रहा है। बहुत सारे ये सब तो चेखव और कामू वगैरह तो हाउस होल्ड नाम बन गए, लेकिन कविताओं में जो है वो केदार जी मेरे गुरु थे, मैं उनसे अक्सर बात करता था, वही मुझे बड़े अच्छे अच्छे वो विदेशी कवियों के नाम बताते थे, और हम लोग जो है उनको खोज करके पढ़ा करते थे। लेकिन अपेक्षाकृत, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे रचनाकार ऐसे हैं, लेकिन अपेक्षाकृत गद्य में जो है वो अपने पाठकों को विश्व के क्लासिक्स, बड़े साहित्य, महान साहित्य से एक तरह से सक्रिय रूप से उनका जुड़ाव कायम करने वाले रचनाकार हैं, लेकिन वो अपेक्षाकृत कम है। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए एक तरह से वैश्विकता को अपनाएं, केवल और केवल जो है वो अपनी स्थानीयता और वैश्विकता में परस्पर द्वंद्व नहीं है, बल्कि जो सार्वभौमिक मूल्य हैं उनसे हम अपने स्थानीय अनुभवों को समृद्ध करते हैं,
और जो स्थानीय मूल्य हैं उनको हम सार्वभौमिकता की एक तरह से कसौटी पर हम परखने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो सार्वभौमिकता और स्थानीयता का जो नकली एक तरह से झगड़ा 1990 के बाद की सांस्कृतिक परिस्थितियों में खड़ा किया गया और जिसका पूरा का पूरा फ्रॉड सामने आ गया है कि वो दरअसल तीसरी दुनिया के देशों में किया गया एक बड़ा एक विराट जो बौद्धिक निवेश था, और ताकि जो है वो उनको जो है वो एक तरह से नियंत्रित किया जा सके पश्चिमी अकादमिक जगत के द्वारा। तो जैसे यही कुछ बिंदु थे, कुछ बिखरे बिखरे कोशिश की थी कि एक ढांचा निर्मित किया जा सके इस विषय के संदर्भ में। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया वैभव सिंह जी। इस वैश्विक विमर्श पर कुछ सूत्र जरूर इस सभागार में बैठे हुए लोगों को मिले, जिनके जरिए मुझे लगता है कि कुछ आलोचना के तौर पर हम कथा साहित्य को समझ भी सकते हैं, और कुछ सूत्र ऐसे भी मिले जिनके जरिए हम जो है कथा साहित्य को एक नई दृष्टि के अनुसार पढ़ भी सकते हैं। अब मैं अशोक पांडे जी से आग्रह करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। अशोक पांडे जी। नमस्कार। एक आलोचक और एक कहानीकार को आप सुन चुके हैं और एक आलोचक को आपको और सुनना है। उनके बीच में मैं हूं, जिसका कहानी की दुनिया में कुल मिलाकर हस्तक्षेप इतना है कि 7 या 8 कहानियां मैंने लिखी हैं, जिसमें से शायद ही यहाँ बैठे किसी व्यक्ति ने कोई कहानी पढ़ी। अरे मैंने पढ़ी। तो मुझे लगता है कि कहानी के बारे में जितनी बातें हो रही हैं, डॉक्टर साहब उसमें और जोड़ेंगे, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। वैश्विकता को लेकर कुछ बातें मैं जरूर कहना चाहता था, वो मैं शेयर करूंगा। दरअसल अपने फॉर्म में वैश्विक होना और कंटेंट में वैश्विक होना मुझे हमेशा दो चीजें लगती हैं। और उसके अलावा वैश्विकता कौन सी वैश्विकता? वैश्विकता भी कोई मोनोलिथ नहीं है। इंटरनेशनल होना कोई मोनोलिथ नहीं है। हिटलर होना भी किसी इंटरनेशनल एग्जाम्पल को फॉलो करना है, स्टालिन होना भी किसी इंटरनेशनल एग्जाम्पल को फॉलो करना है, और असल में गांधी होना भी किसी इंटरनेशनल एग्जाम्पल को फॉलो करना है। इंटरनेशनल का मतलब कतई ये नहीं हो सकता कि कोई एक स्ट्रक्चर आपके सामने, जैसे देशी कहानी की बात कीजिए, एकदम देशी कोई कहानी आपको लग रही हो जिसका पूरा माहौल जो हो, उसमें तुलसी का बिरवा हो, दिया जल रहा हो, और गांव का लिपा हुआ घर हो, और बाकी सारा कुछ हो, वैसे ही संस्कृत निष्ठ हो, और या फिर भोजपुरी के संवाद हो, सारा कुछ हो, लेकिन अपने कंटेंट में वो कहानी फासिज्म को बढ़ावा देने वाली हो सकती है। एकदम देशी दिखती हुई वो कहानी एक ऐसी विचारधारा की प्रचार, कहानी, कविता, उपन्यास, लेख, कुछ भी, फिल्म, कुछ भी, अपने कंटेंट में वो बिल्कुल देशी दिखती हुई, अपने फॉर्म में वो बिल्कुल देशी दिखती हुई, देशज दिखती हुई, वो एक इंटरनेशनल आइडियोलॉजी को आपके यहां बढ़ाती हुई दिख सकती है। 90 के बाद क्या हुआ है, मैं केवल साहित्य की बात नहीं कर रहा हूं, 90 के बाद देशी पे जोर बहुत बढ़ा है। मार्क्सवाद विदेशी विचारधारा, कई बार समाजवाद विदेशी विचारधारा, हर चीज विदेशी, देशी, देशी, विदेशी। इतनी बहस मैंने 90 के बाद सुनी है, जो 90 के पहले हम लोग 90 के पहले ठीक ठाक बड़े हो गए थे, दिमाग काम करने लगा था, तो तब हमने इतनी बहस नहीं सुनी थी। क्यों हुआ ये? क्योंकि ये जो देशीकरण की बात हो रही थी, जहां वैश्विकता को गाली दी जा रही थी, एक तरह के वैश्विक विचार की जगह दूसरे तरह के वैश्विक विचार को स्थापित करने की कोशिश चल रही थी। मैं एग्जांपल दूंगा, अभी हाल में जो फिल्म आई है, अगर आप उसको सब नहीं देखी होगी, कश्मीर फाइल्स सुपर डुपर हिट है, आप उसको देखेंगे, बिल्कुल देशी फिल्म है, उसका जो कंटेंट है बिल्कुल देशी है। अगर आप कश्मीर को नहीं जानते हैं तो भी, और इवन अगर आप कश्मीर को थोड़ा बहुत जानते हैं तो भी, उस फिल्म को देख के रो देना, गला भर देना, उदास हो जाना, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। लेकिन अपने अंत के साथ अपने पूरे ट्रीटमेंट में आपको कहां ले जाकर खड़ा करती है? अपने पूरे ट्रीटमेंट में उस नाजी विचारधारा के पास ले जाकर खड़ा करती है, जहां यहूदी वहां दुश्मन थे, मुसलमान यहां दुश्मन बन जाते हैं। इसके ठीक उलट आपको हिंदी में ही बनी हुई कोई फिल्म मिल सकती है, अंग्रेजी में बनी हुई कोई फिल्म मिल सकती है, जो दूसरी वैश्विक विचारधारा के पास आपको ले जाती है, डेमोक्रेसी के पास आपको लेके जाती है। और मुझे लगता है वैभव जब कह रहे थे, मैं बड़े गौर से सुन रहा था। मुझे लगता है कि इधर जिस तरह की कहानियां, मैं बहुत कहानियां नहीं पढ़ पाता हूं, ये सब मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूं। जिस तरह का मैं लेखन करता हूं, या पिछले 3 साल से मेरे प्रकाशक भी यहाँ बैठे हुए हैं, जिस तरह के विषय मुझे लिखने के लिए कहे जाते हैं, पाठक प्रकाशक दोनों द्वारा, उसमें साहित्य के लिए मेरे पास जगह बहुत कम बचती है, कभी कभार मैं पढ़ पाता हूँ। अनक की कहानियां पढ़ते हुए मुझे सबसे खूबसूरत बात लगी थी, जिसके चलते जब प्रस्ताव किया आपने अनक के नाम का, तो मैंने तुरंत कहा कि हाँ, ये 2 चीजें हैं। एक तो सर, कभी मैंने पढ़ा था कि शमशेर ने लिखा था कि मैं
नागार्जुन की तरह लिखना चाहता हूं, लेकिन लिख नहीं सकता हूं। तो मैं अपने लिए यहां पर स्वीकार करना चाहूंगा कि मैं अनक की तरह बनना चाहता था कि एक आदमी चुपचाप, बहुत कम बात करने वाला, एक कोने में बैठ के शांति से लिखता है और जब कहानी आती है तो उस पर सब लोग बात करते हैं। ठीक उल्टा बना मैं। तो शायद उसलिए वो अनक का जो पूरा व्यक्तित्व है कहानियों के साथ जोड़ के जब मैं देखता हूं तो मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है। हिंदी की जो साहित्येतर बहसें होती हैं उसमें अनक आपको बहुत कम दिखाई देंगे। हिंदी में जो तिया पांचा होता है, प्रकाशक का, अभी प्रकाशकों का तिया पांचा चल रहा था, चलता ही रहता है, उसमें अनक आपको बहुत कम दिखाई देंगे। लेकिन अनक की कहानियां पिछले 4-5 साल से मैं देख रहा हूं कि नियमित अंतराल पर आती रही हैं और अपने तरीके का हस्तक्षेप करती रही हैं। शायद यही कारण है कि ये उनका पहला सम्मान है, इसके पहले उनको कोई सम्मान नहीं मिला है। जब पहला किताब उसकी पहली छपनी थी तो इतना परेशान था कि अंत में वो मेरे पास आया कि अशोक भाई आप दखल से ही छाप दीजिए। मैंने कहा यार इतनी अच्छी कहानियां जो हैं इसको बड़े प्रकाशक के यहाँ से आना चाहिए, और अंतर राजकमल से आई और उसको खूब पढ़ा गया। दूसरी बात, उसकी कहानियों की मैं कंटेंट की बात करूंगा। लंबे समय से वो ओमान में है, ओमान में ही है शायद, अगर मुझे ठीक याद है तो ओमान में लंबे समय से हैं और प्राइवेट जॉब करते हुए उन्होंने काम किया है। टीचिंग यहाँ भी करते थे, वहां भी टीचिंग करते थे। उनकी कहानियों की भाषा से लेकर कंटेंट, एक कहानी उनकी है, छोटी सी कहानी है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी, तुरंत मैं बता दूंगा बाद में, जिसमें केवल मुश्किल से लगता है 1.5 पेज की कहानी है, जिसमें लास्ट में जाने का कुल मिला के केस ये है कि एक लड़की शादी करती है और फिर उसको अपने प्रेमी की याद आती है, वो प्रेमी के पास मिलने जाती है, वहां से वो अपनी बच्ची के साथ लौट रही है और बस का एक दृश्य है। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन जब उस कहानी में आप डूबते हैं तो आपको समझ में आता है कि कितने बड़े विमर्श में किस तरह से अनग हस्तक्षेप कर रहे हैं, कविता जैसी खूबसूरती के साथ, इतनी सुंदर भाषा, और जिसमें कहीं कोई क्लेम नहीं है। अभी एक फिल्मी कलाकार जिन्होंने रॉयल्टी वाला पूरा मुद्दा उठाया था, तो बार बार उनके बारे में लिखा जा रहा था कि इनमें निर्मल वर्मा जिंदा रहते हैं। निर्मल वर्मा अपनी किताबों में कहां मरे हैं कि उनको कहीं और जिंदा रहने की जरूरत होगी? मेरे ख्याल से निर्मल वर्मा हिंदी के एक ऐसे लेखक हैं कि यहां बैठे तो छोड़ दीजिए, यहां तो साहित्य को प्यार करने वाले लोग हैं। जो भी हिंदी साहित्य पढ़ता है, निर्मल वर्मा का अगर उसने कुछ नहीं पढ़ा है तो उसको हिंदी साहित्य का पाठक मानना ही बेकार है। तो ऐसा व्यक्ति किसी अशोक पांडे में, किसी मानव कौल में, किसी अनक शर्मा में क्यों जिंदा रहेगा, जिसकी अपनी कहानियां, जिसकी अपनी किताबें यहां पर हैं। और बहुत सारे लोगों में मैंने ये चीज देखी कि भाषा की नकल दिखाई देती है या फिर क्लेम करने का बहुत ज्यादा होता है, इनके जैसी भाषा, इनके जैसी क्रांतिकारिता। अनग ने इन सब के बीच में अपनी खुद की भाषा डेवलप की है और उस इंटरनेशनल आइडियोलॉजी को साथ चलने के, डेमोक्रेसी के, आपस में प्रेम के, सांप्रदायिकता के विरोध के, उस इंटरनेशनल आइडियोलॉजी को अपनी कहानी में बेहद देशज तरीके से और देशज पात्रों में लगातार बढ़ाया है, जिसकी आज हमें आवश्यकता है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में आखिरी में कहूंगा कि बहुत चीखती हुई कविताएं हो या बहुत चीखती हुई कहानियां हो। 80 के दशक में हम पढ़ा करते थे, हर कहानी बिहार के किसी गांव पे होती थी, वो शुरू होती थी, फिर वर्ग संघर्ष होता था और फिर वर्ग संघर्ष जैसे दृश्य के बाद कुछ लास्ट में हम लड़ेंगे साथी, हम जीतेंगे साथी टाइप खत्म होती थी। और हमने देखा कि उसी दौर में पूरा का पूरा क्रांतिकारी आंदोलन लगातार सिमटता गया और उनमें से ज्यादातर कहानियों का जो कहानीकार थे उनकी क्रांतिकारिता भी उसके साथ सिमटती गई। बहुत चीखती हुई चीजें एक जमाने में हिंदी में बहुत सेलिब्रेट की गई, उनमें से कुछ चीजें मेरी भी थी, हालांकि वो सेलिब्रेट नहीं की गई, लेकिन बहुत चीखती हुई चीजें सेलिब्रेट की गई। और हुआ ये कि साहित्य में विचार वाला जो मामला था उसको स्केल की तरह, डंडे की तरह इस्तेमाल किया गया। आप इस साइड में हैं, इधर आ जाइए, इस साइड में नहीं है, निकल जाइए। इसने नुकसान क्या किया कि जो अंतर संघर्ष की कहानियां होती हैं, व्यक्तिगत संघर्ष की जो कहानियां होती हैं या रिश्तों की जो कहानियां होती हैं, जिनके सहारे बहुत सारे जो मूल्य होते हैं वो स्थापित होते हैं समाज में, उनको या तो पढ़ा नहीं गया या उनको सेलिब्रेट नहीं किया गया। अनग हमारे पास एक, मैं जानबूझ के अनग की कहानियों पर खुद को केंद्रित कर रहा हूं, अनग हमारे बीच में एक ऐसा लेखक आया है, युवा लेखक आया है, जो बहुत शांति से, बिना किसी चीख पुकार के, बिना कोई झंडा उठाए उस विचारधारा के लिए और उस सामाजिक ताने बाने के लिए काम कर रहा है, 90 के बाद जो लगातार बिखरता जा रहा है। इसलिए कोई सूत्र देने के बजाय या कोई और बात करने के बजाय मैं स्वागत करता हूं। ये अच्छी बात है, बड़ी बात है कि अनग की किताब पुरस्कृत हुई है। यहाँ पर हिंदी के जाने माने लोग हैं, मैं चाहूंगा कि अनग जैसे कहानीकारों को तलाशा जाए, क्योंकि वो खुद आकर नहीं बताएंगे कि मैं कहानी लिख रहा हूं, और इस तरह का जो कुछ हिंदी में लिखा जा रहा है उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश की जाए। बस इतनी सी बात करनी थी। शुक्रिया अशोक पांडे जी। अपूर्वानंद सर कुछ बोले हैं, उससे पहले सभागार में जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से अगर कोई विजय मोहन सिंह जी पर या कुछ बोलना चाहे तो 5 मिनट का समय है हमारे पास।
ममता मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? और कोई? अशोक सर, आप? ठीक है। तो मैं अब जो है मंच पर, यहाँ डायस पर जो है, अगर माइक हो तो अशोक जी के पास पहुंचा दीजिए, उसको हम सुनना चाहेंगे सर। माइक तो यहाँ है तो सही। हाँ, आने दीजिए। आने दीजिए। मित्रों, विजय मोहन सिंह और मैं 8 बरस तो एक साथ थे। भारत भवन में मैं 9.5 बरस था, उनमें से 8 बरस विजय मोहन सिंह के साथ थे। उनका वहां नाम जिन विजय सिंह था। इसका कारण ये था कि दोपहर को, मैं इन दिनों शिक्षा सचिव था और संस्कृति सचिव इत्यादि था, तो दोपहर में मैं भारत भवन जाता था वल्लभ भवन से, और करीब 1:30-2 बजे विजय मोहन सिंह, कारंत जो उनके सहपाठी भी थे, और स्वामी और मैं विजय मोहन सिंह के घर आते थे, और वहाँ जिनार्जन होता था। विजय मोहन सिंह को यह सुविधा थी कि वो उसके बाद दफ्तर न जाए, और वो जाते भी नहीं थे। मुझे ये सुविधा नहीं थी, तो मैं वापस वल्लभ भवन जाता था। तो ऐसे 2-3 घटनाएं हुई। एक बार स्वामीनाथन शाम को बैठे, और हम लोग रोज मिलते थे, यानी सुबह मिलते थे, शाम को मिलते थे। कभी जब निर्मल जी थे तो निर्मल जी के घर में, कभी कृष्णा सोपती थी तो उनके घर में, कभी केदारनाथ सिंह थे तो उनके घर में, कभी हमारे घर में। तो स्वामी पी रहे थे रम, और विजय मोहन सिंह पी रहे थे जिन, और मैं पता नहीं क्या पी रहा था, जो भी पी जरूर रहा था, लेकिन मुझे शराब का नाम याद नहीं। तो हुआ ये कि स्वामी ने अपनी रम में ये जिन की बोतल उड़ेली, ये समझ के कि वो पानी है, और पहला ही घूंट में उनको मतलब कहा, तुमने जहर मिला दिया। विजय मोहन सिंह, स्वामीनाथन, कारंत और मैं, हम लोग स्थायी आतिथ्य थे, क्योंकि सारी दुनिया वहां आती थी। हर दूसरे दिन कोई बड़ा कलाकार, कोई बड़ा लेखक, कोई बड़ा चित्रकार। तो ये एक सर्कल सा था कि आज शाम को उस कलाकार या लेखक या कईयों के साथ कहाँ बिताई जाएगी। बल्कि हमारे मित्र निर्मल वर्मा ने दुर्भाग्य से एक बार ये दिनमान में कोई इंटरव्यू में कहा कि ये सही है कि भारत भवन में लेखकों, कलाकारों को शराब पिलाई जाती है। तो इस पर बड़ा हंगामा होना शुरू हुआ, जबकि सच ये था कि वो अक्सर लोग आते थे, जहानुमा होटल में ठहरते थे या कहीं और होटल में, तो वहां जो शराब का बिल था वो स्वामी, विजय मोहन सिंह, मैं और कारंत जी शेयर करते थे, ताकि वो भारत भवन, क्योंकि वो सरकारी संस्थान थी, उसके हिस्से न जाए। और बहरहाल उस पर बहस हुई एक बार, और एक मोतीलाल वोरा नाम के हमारे मुख्यमंत्री थे, निहायत बोदा थे, निहायत बोदा। आप कल्पना नहीं कर सकते उस आदमी को, इतना बोदा था, लेकिन हम मुख्यमंत्री थे। तो वहां सुंदरलाल पटवा, भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने आरोप लगाया कि भारत भवन में होटलों में ठहराया जाता है कलाकारों, लेखकों को, और उनको शराब पिलाई जाती है। तो
बोरा जी, अच्छा उनके मन में एक उल्लास था इसको सुनकर, क्योंकि वो अर्जुन सिंह के विरोधी थे। उनका लगा कि अच्छा ये पकड़ा गया। तो आए मेरे पास, मैं अधिकारी दीर्घाम बैठा हुआ था, तो मैंने कहा ये बिल है, ये हमने पेमेंट की है, इनमें से एक भी बिल भारत भवन के नाम नहीं है। कि एक भी नहीं है? हमने कहा नहीं है, ले जाइए, दिखा दीजिए, डाल दीजिए सदन के पटल पर, जिसको कहा जाता है। तो बहरहाल विजय मोहन सिंह ने 8 वर्ष बिताए और किया कुछ नहीं। ये बड़ा दिलचस्प है, मतलब किया कुछ नहीं इन द सेंस वो अपने ही कार्यक्रम में थोड़ा देर से आ जाते थे। मतलब वागर्थ का कार्यक्रम है, अब शुरू होने जा रहा और हम लोग इंतजार कर रहे कि विजय मोहन कहाँ है। तो उनकी एक गति थी और विलंबित गति से चलते थे, लेकिन जब लिखना होता था तो जाहिर है कि वो लिखते थे। तो विजय मोहन सिंह से बहुत एक बार नामवर जी आए हुए थे, रुके तो हमारे साथ थे, लेकिन शाम को जिन विजय यहाँ तो जाना, और वो लोग बनारस से पुराने जानकार भी थे, तो हम लोग पहुंचे। बहस हुई नागार्जुन पर। तो नामवर जी ने कहा कि मैं नागार्जुन को अज्ञेय से बड़ा कवि मानता हूँ। हाँ, तो मैंने फौरन इसका प्रतिवाद किया और मैंने कहा देखिए, प्रतिवाद करने से बात बनेगी नहीं, आप इसको प्रतिपादित करते हुए एक लेख लिखिए और मैं उस लेख के खंडन में, उसके विरोध में एक लेख लिखता हूँ और दोनों आप आलोचना में छाप दीजिए। तो विजय मोहन जी ने कहा हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है, ये इस पर हम बहस नहीं करेंगे। और नामवर जी ने कहा हाँ हाँ। तो नामवर जी आप जानते हैं 1000 वादे करते थे तो 10 निभाते थे। तो उन्होंने कभी लिखा नहीं, न उन्होंने वो प्रतिपादित किया, न मुझे उसका खंडन करने की जरूरत थी। और वही नामवर सिंह, और झगड़ा किस बात पर हो रहा था? अज्ञेय और नागार्जुन को लेकर। तो उसी नामवर सिंह ने वो तो नहीं लिखा नागार्जुन वाला, लेकिन ये भूमिका जरूर लिखी कि वो अमृत पुत्र थे अज्ञेय। तो बहरहाल, तो ये सब हम लोग इसके बहुत, अगर उस जमाने के संस्मरण लिखे जाए तो लेखकों, कलाकारों, आप क्यों नहीं लिख रहे हैं सर? अगर क्यों है इसमें? हैं? अगर क्यों है लिखे जाते हाँ, हैं सर? मतलब वो ऐसे वृत्तांत हैं जिनका आप बैठे रहे, मैं आपको सुनाता रहूं। और कौन कौन नहीं है जिससे कौन कब किससे भिड़ जाएगा। मकबूल फिदा हुसैन से भिड़ गए मल्लिकार्जुन मंसूर, कुमार गंधर्व से भिड़ गए बिरजू महाराज, और ये सब हम लोगों के बीच में हो रहा है। मतलब कार्यक्रम वगैरह हो चुका है, शाम को हो रहा है। तो बहरहाल विजय मोहन सिंह बहुत ही दिलचस्प आदमी थे और उनका रहना बड़ी बात थी। उन्होंने कुछ खास किया नहीं उस जमाने में, हालांकि शायद वो चुपके चुपके लिखते रहे, जो उस दौरान उन्होंने छपाया नहीं, जो बाद में प्रकाशित हुआ है। और उनकी कुछ विचित्र स्थापनाएं थी, जैसे ये कि प्रेमचंद साधारण कोटि के कहानीकार थे या उपन्यासकार थे, और ये उन्होंने अपने हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी में लिखा भी है। तो वो उनमें ये भी था कि अगर उनको किसी बात का पक्का विश्वास है तो फिर वो लिख के रहेंगे, चूकेंगे नहीं। बहरहाल विजय मोहन कथा बहुत पुरानी है, लंबी है, तो आपका समय लेंगे। अब अपूर्वानंद जी आप आइए और वैश्विकता पर हम लोग तो कुछ प्रकाश डालिए, हम काफ़ी अंधेरे में हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया। अब मैं अपूर्वानंद सर को बुलाना चाहता हूँ कि वो इस पर अपनी बात रखें। अपूर्वा सर। बहुत शुक्रिया। उपस्थित मित्रों और साथियों, अभी जितनी चर्चा हुई और जो संस्मरण सुनाया अशोक वाजपेयी जी ने, उसके बाद किसी अध्यक्षीय वक्तव्य की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मुझे यह कहना है कि सभा विसर्जित की जाती है और आप सारे लोग स्वतंत्र हैं। शुक्रिया।
धन्यवाद के लिए जो है ट्रस्ट के सचिव अविचल गौतम जी को बुलाना चाहता हूँ। अविचल गौतम जी। सचमुच जितनी दिलचस्प बात हुई है, अब तो धन्यवाद ज्ञापन भी बड़ा लग रहा है, भारी लग रहा है कि कार्यक्रम का रस न भंग हो जाए। हाँ, मैं एक बार बात हो गई तो हो गई, बस आप चलिए, कोई नहीं, मुझे क्षमा कीजिएगा क्योंकि मैं तो ऐसे ही नहीं आपकी बात नहीं, 8 बज चुका है इसलिए मैंने कहा। ये समय है हमारे पास काफी, तो अगर आप तो चलिए, बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों का हार्दिक आभार। डॉक्टर विजय मोहन सिंह स्मृति युवा कथा सम्मान समारोह में आप लोगों ने समय निकाला। युवा कथाकार को सम्मानित कर हम आज गौरवान्वित महसूस करते हैं, और उसके साथ साथ जो कथा साहित्य में वैश्विक चिंतन जैसे गंभीर विषय पर जो बातें हुई, उससे आज निश्चित रूप से हम लोग कुछ लेकर जाने वाले हैं। इस कार्यक्रम सम्मान समारोह का जो मूल काम था निर्णायक मंडल के द्वारा किया गया। मैं अपने सभी निर्णायक मंडल के सदस्यों, ममता कालिया जी, प्रवीण जी और अशोक जी का हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ कि आपने एक ऐसे युवा कथाकार को हम सब के बीच लाने और पुरस्कृत करने, सम्मानित करने में का काम किया, जो निश्चित रूप से हमारी हिंदी कथा साहित्य के लिए एक शुरुआत कह सकते हैं हम, और नए लिखने वालों के लिए बहुत प्रेरणा का भी विषय बनेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपूर्वानंद सर का हार्दिक आभार। कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही आप आ गए थे और इस संदर्भ में हमने 1-2 बार बात भी की, तो समय निकाला आपने, इसके लिए बहुत हार्दिक आभार आपका। डॉक्टर वैभव सिंह, प्रवीण कुमार जी, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार। इस आयोजन का जो स्थल है हमें रजा फाउंडेशन के द्वारा उपलब्ध कराया गया। मैं रजा फाउंडेशन का और उसके प्रमुख आदरणीय अशोक वाजपेयी सर का बहुत हार्दिक अभिनंदन और आभार ज्ञापित करता हूँ। ये छोटे सहयोग जो हैं, हम जैसी छोटी संस्थाओं को अभी नया हम काम शुरू, हम लोगों साहित्य जगत में हम नए हैं, तो ये छोटे सहयोग भी हमें बहुत संबल हमें देते हैं, तो उसके लिए बहुत आभार। और उस एक बात के लिए और आभार कि विजय मोहन जी के संस्मरण, इतने दिलचस्प संस्मरण हम जब सुनते हैं तो उस दौर को जीते हैं। तो एक आलम की पंक्ति है, क्या है कि जा रसना सो करी बड़ बातन, ता रसना सो चरित्र गुने करें, तो वो याद आता है। बाकी आयोजन में आए हुए सभी आप सब लोगों ने समय निकाला। ओम थानवी सर, ममता जी, बसंती जी, राजकमल प्रकाशन से हमारे साथी, और इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। कार्यक्रम का संचालन प्रकाश जी कर रहे थे, उनका बहुत आभार। आप सब लोगों का हार्दिक आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। स्मृति चिन्ह आप स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए अपूर्वा सर को, प्रवीण जी को, वैभव सिंह जी को और अशोक पांडे जी को। शुक्रिया। कार्यक्रम अब जो है समाप्त।